टाइम उनका स्टार्ट करें। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिकर्सन। लेकिन रिकर्सन वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको लास्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ाया था, दैट इज़ पाइथन फंक्शंस। तो थोड़ा सा हम पहले पाइथन वाले फंक्शन को रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम रिकर्सन वाले फंक्शन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिकर्सन फंक्शन एक्चुअल में फंक्शंस का ही एक पार्ट होता है रिकर्सन, दैट इज़ रिकर्सन फंक्शन। तो इस रिकर्सन फंक्शन को समझने से पहले हमें इन फंक्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, कैसे इन्हें प्रोसेस करते हैं, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में फंक्शन के बारे में समझाया था कि फंक्शंस का मतलब हमने देखा था कि फंक्शंस एक्चुअल में एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो किसी भी लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कि हमेशा जब कोई यूज़र किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट बेस पर फंक्शन का यूज़ होते हैं। लेकिन फंक्शंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी कोई यूज़र, कोई भी डेवलपर, किसी प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को बनाता है तो हमेशा प्रोग्राम जितना हो सके छोटा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगर प्रोग्राम बड़ा है तो यूज़र के लिए उस प्रोग्राम को समझना, उस प्रोग्राम को एक्सेस करना, उस प्रोग्राम को मैनिपुलेट करना काफ़ी टफ होता है। लेकिन अगर उस प्रोग्राम को हम छोटा कर देंगे या छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे तो प्रोग्राम को एक्सेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, इसलिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मुझे 2 नंबर्स को ऐड करने का या कोई भी टेबल का एक प्रोग्राम बनाना है, देन 2 नंबर का मुझे ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए अगर मैं फंक्शंस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो सिंपल बेस पर हम ये जानते हैं कि पाइथन के अंदर मैंने यहाँ पर एक्स नेम का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर 100 पास कर दिया, देन वाई नेम का वेरिएबल और बनाया, देन यहाँ पर मैंने 200 पास कर दिया, देन यहाँ जाकर मैंने z इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर z को प्रिंट करा दिया। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा, ऐसे चेक किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है तो फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन प्रिंट इक्वल टू z। तो ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर ओनली फॉर 4 लाइन्स आ रही है तो प्रोग्राम को रीड करने में काफ़ी ईजी गोइंग हो जाएगा, प्रोग्राम को टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होते होते अगर ये मल्टीपल लाइन्स का बन जाए या इसमें 4 की जगह 100 लाइन्स और 100 की जगह 1000 लाइन्स हो जाए, तो जब इस प्रोग्राम को रीड किया जाएगा, एक सिक्वेंशियल बेस पे से एक्सेस किया जाएगा, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रोग्राम को ईजी बनाने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि इस लेंथी प्रोग्राम को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें। तो इस डिवाइडेशन ब्लॉक को हम कहते हैं फंक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो इसी बेस पर हम ये जानते हैं कि फंक्शन से बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि हमारा प्रोग्राम छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा और जिस मॉड्यूल को हम जब चाहें कॉल कर सकते हैं, जब चाहें उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, फंक्शंस को बनाने के लिए बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स यूज़ में आती है। उन स्टेटमेंट में पहली जो फंक्शन की मेन स्टेटमेंट यूज़ में आती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फर्स्ट जो स्टेटमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज़ में आती है फंक्शन में, वो स्टेटमेंट होती है फंक्शन की डेफिनेशन। सेकेंड जो स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन की कॉलिंग। कि इट मीन जो फंक्शन आपने बनाया है उस फंक्शन को जितनी बार आप चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आती है फंक्शन डेफिनेशन और सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट यूज आती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन डेफिनेशन मीन्स फंक्शन की बॉडी, कि इट मीन्स जो प्रोग्राम आपने बनाया तो ये इस प्रोग्राम के अंदर ये 2 लाइन हमारे लिए इनपुट है, ये हमारा प्रोसेसिंग है और ये हमारा रिजल्ट या आउटपुट है। तो सबसे पहले केस में यूज़र प्रोग्राम को बनाने के लिए इनपुट को स्टोर करेगा, देन प्रोसेसिंग करेगा, देन रिजल्ट या आउटपुट को शो करेगा। तो इस प्रोग्राम को हम जो लिख रहे हैं तो ये सारी हमारी बॉडी स्टेटमेंट है, देन इस प्रोग्राम को हम बार बार प्रिंट करा रहे हैं। तो उसी टाइप से इस स्टेटमेंट को अगर हम जिस ब्लॉक में लिखते हैं जहाँ उसे डिफाइन किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, दैट इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन। तो हमने ये देखा है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन के अंदर सबसे पहले DEF कीवर्ड का यूज़ होता है, देन इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखते हैं कि हमारा फंक्शन किस नेम से बनाया जा रहा है। फंक्शन का नेम देने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के अंदर ऑप्शनल बेस पर पैरामीटर्स का यूज़ होता है। अब ये पैरामीटर्स हमारे लिए कंपलसरी नहीं होते हैं, हम चाहे तो इसे यूज करें या चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो वो विथआउट पैरामीटर हमारा फंक्शन माना जाएगा। देन कॉलन सिंबल देने के बाद यहाँ पर फंक्शन की
बॉडी स्टेटमेंट लिखी जाती है कि एक्चुअल में आप फंक्शन में करना क्या चाहते हैं। तो ये जो ब्लॉक आपके सामने आ रहा है, इस ब्लॉक को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इट मीन्स फंक्शन या पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में हम क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं, वो सारा कोड हमने इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफाइन कर दिया। इसे डिफाइन करने के बाद अगर हम इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं कि जिससे हमें इसे बार बार डिफाइन ना करना पड़े या बार बार लिखना ना पड़े, तो इसके लिए हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आती है फंक्शन की कॉलिंग। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए जो सिंटेक्स आता है, उस सिंटेक्स में हम यहाँ लिखते हैं फंक्शन का नेम, किस नेम से आपने फंक्शन बनाया है। और अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए हैं ऊपर, तो आप यहाँ पैरामीटर पास करेंगे। अगर आपने पैरामीटर पास नहीं किए हैं तो आप यहाँ से ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये स्टेटमेंट बनानी जाती है फंक्शन की कॉलिंग। इट मीन्स कि आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, देन फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इससे बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि इससे बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि आज इस डेफिनेशन को आप सिंगल टाइम लिखेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को आप बार बार फंक्शन की बिना अगर यूज कर रहे हैं तो बार बार लिखना पड़ रहा है। बट अगर आप फंक्शन का यूज करके लिखेंगे तो आप इसे सिंगल टाइम लिख देंगे और जब भी रिक्वायरमेंट होगी आप इसे कॉल कर देंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो इसे कैसे एक्सेस करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने यहाँ जो प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम में विदाउट फंक्शन के बेस पर यूज़र ने क्या किया, एक्स और वाई दो वेरिएबल बनाए, दोनों में प्लस कराया और प्लस करा के जेड को प्रिंट करा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम इस बॉडी स्टेटमेंट को 10 बार एक्सेस करना चाहते हैं या मल्टी टाइम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब मल्टी टाइम एक्सेस करने के लिए इसे बार बार डिफाइन करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बार बार कौन एक्सेस करे, बार बार कौन राइट डाउन करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम फंक्शन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, उसे फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया जिसमें DEF आगे फंक्शन का नेम, तो मान लिया कि मैंने फंक्शन का नेम दे दिया ऐड। तो फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं कि फंक्शन का नाम सिर्फ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, देन कॉलन लगाया और यहाँ जाकर मैंने x नेम के वेरिएबल में 10 पास किया, y नेम के वेरिएबल में 20 पास किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट के अंदर z को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर ऐड को कॉल कराया, क्योंकि यहाँ पैरामीटर पास नहीं किया तो यहाँ भी पैरामीटर पास नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट आ रही है इससे हम कहते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट की आप फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन के हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये एक्सेस कैसे होगा? तो जैसे ही इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो पढ़ते समय सबसे पहले फंक्शन कॉल में जाएगा। फंक्शन कॉल में जाने के बाद वो फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। तो जैसे ही कॉल करेगा, कॉल करके वो डेफिनेशन पे जाएगा। अब डेफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पर जाके x = 10, y = 20, देन प्रिंट = z कर दिया, तो रिजल्ट हमारा 30 शो हो जाएगा और प्रोग्राम एक्सेस हो जाएगा। अब इसे बेनिफिट क्या मिला? तो इसे बेनिफिट ये मिला कि इन केस ऑफ अगर इस लाइन में 100 लाइन्स होती और 100 लाइन्स में हमारा सेपरेट कोड चल रहा होता, तो या तो आप उनको एक्स्ट्रा लिखेंगे या फिर आप उनको 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो अगर 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो वो सेपरेट फंक्शंस माने जाएंगे, और अगर एक्स्ट्रा लिखते हैं तो यूजर या इंटरप्रेटर कंपाइलर उसे एक बार में ही रीड आउट करेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मैं इस जेड को 10 टाइम कॉल करना चाहता हूँ, तो 10 टाइम कॉल करने के लिए अगर मैं इसे नॉर्मली बनाता हूँ, विदाउट फंक्शन बनाता हूँ, तो मुझे इसको जेड को 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा। और 10 बार प्रिंट करने के लिए अगर मुझे वैल्यूज़ भी बार बार चेंज करते रहना है, या मुझे वैल्यूज़ बार बार अपडेट वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस 3 लाइन्स को बार बार लिखना पड़ेगा, इनमें सर्कुलर वे में डिफाइन करना होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फंक्शन में डिफाइन कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मुझे इस जेड में, इस जेड के अंदर मुझे बार जेड की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ मैंने ऐड को कॉल कर दिया, वापस से मैंने ऐड को कॉल कराया और वापस से मैंने ऐड को कॉल कर दिया। तो जब मैंने इस ऐड को 4 टाइम कॉल किया, तो जैसे ही इंटरप्रेटर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, जेड की वैल्यू प्रिंट कर देगा 30, वापस नीचे आएगा, यहाँ जाकर जेड के लिए वापस एक्सेस करेगा, जेड के लिए प्रिंट हो जाएगी 30। इस तरह से वो 4 टाइम एक्सेस होगा। तो इससे बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि अगर आप इस फंक्शन को बार बार इसमें जेड लिखते तो भी वर्क हो जाता, बट इस वाले केस में हमें जेड को 4 टाइम लिखना पड़ता, उसकी जगह हमने इसे कॉल कर दिया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें वैल्यूज़ भी चेंज करनी है तो आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जब पैरामीटर पास करेंगे तो अपनी मर्जी से जब से कॉल करेंगे तो वैल्यू आप अपडेट करके डाल सकते हैं।
तो इससे बेनिफिट प्रोवाइड हो जाएगा कि फंक्शन आपको मल्टी टाइम कॉल हो जाएगा। लेकिन एक इशू आता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये चीज़ें तो हम वैसे भी अगर हम इस ऐड को बार बार लिख रहे हैं, अगर बार बार लिखेंगे तो चलो ठीक है चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर 10 टाइम कॉल करना पड़ा तो प्रोग्राम चल गया। लेकिन एक इशू आता है कि इसमें हम 10 बार इसे कॉल कर रहे हैं तो 10 बार लाइनें लिखनी पड़ रही है, तो इसकी जगह हम इसे लूप में डाल सकते हैं। तो अगर हम इसे लूप में डाल देंगे तो लूप में डालने पर 10 बार ही कॉल हो जाएगा और लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा और लूप चलता रहेगा, फंक्शन कॉल भी होता रहेगा, प्रोग्राम आपका चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब हम लूप का यूज करते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट को कॉल करने के लिए इटरेशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम तो हमारा सक्सेसफुली चल जाता है। लेकिन थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूम करता है या मेमोरी कंज्यूम करता है। तो इस मेमोरी को सेव करने के लिए, इस मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कि हमारी मेमोरी सेव हो जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि हम जब सर्कुलर स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, सर्कुलर बेस का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम फंक्शन के अंदर ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज में आता है, उससे हम कहते हैं रिकर्सन। तो रिकर्सन का बेटा मीनिंग ये होता है कि रिकर्सन रेफर टू ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि अगर हम इस फंक्शन डेफिनेशन की स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉल ना करके, अगर हम इस फंक्शन डेफिनेशन की इस वाली स्टेटमेंट को, कॉलिंग को फंक्शन के बाहर डिफाइन ना करके अगर फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर दें, तो फंक्शन के अंदर डिफाइन करने पर प्रोग्राम अपने आप फंक्शन बॉडी के अंदर ही चलता रहेगा, उसी के अंदर एक्सेस करता है, उसी के अंदर एक्सेस करता रहेगा। तो उसी टेक्निक को हम कहते हैं रिकर्सन फंक्शन। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन रिकर्सन। तो रिकर्सन टेक्निक इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि किसी भी फंक्शन कॉल को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दैट इज ए रिकर्सन स्टेटमेंट। रिकर्सन स्टेटमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डेमो देखते हैं। तो हमने अभी जो स्टेटमेंट देखी, उस स्टेटमेंट में हमने फंक्शन के बारे में देखा। अब फंक्शन के अंदर ही मेन टॉपिक आता है रिकर्सन। तो रिकर्सन होता है क्या, इसका यूज कैसे करते हैं, वो टैली करते हैं। तो बेटा थोड़ा सा देखते हैं कि सेल्फ इन्वोकेशन में एट फर्स्ट साउंड यूजलेस और इलीगल इज नॉट दिस डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज कॉल्ड ए सर्कुलर डेफिनेशन, but self invocation is legal and it's actually quite useful. In fact, it is so useful that it gets its own special name, recursion. किस मतलब ये हो गया कि जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो उस एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल कराया, देन हमने डिफाइन किया। अब कॉल करके डेफिनेशन पे गया, एक बार कॉल हुआ, डिफाइन हुआ, दोबारा वापस कॉल हुआ, वापस डिफाइन पे गया, वापस कॉल किया, वापस डिफाइन पे गया। तो इस तरह से अगर हम प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं और एक ही कॉलिंग को हम बार बार रीयूज कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ तो हम वैसे भी कर पा रहे हैं, तो हम इसे लूप में डाल देंगे तो हमें रिकर्सन या इस तरह की टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रिकर्सन की टेक्निक का मेन यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम सर्कुलर बेस पर किसी भी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, सर्कुलर मोड में उसे यूज करना चाहते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे कई बार ऐसी स्टेटमेंट होती है जो स्टेटमेंट कंटिन्यूसली अपने आप को कॉल करती है या अपने आप को बार बार कॉल करते रहती है, तो इस तरह के स्टेटमेंट के लिए हम रिकर्सन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो रिकर्सन का मीनिंग ये हो गया, रिकर्सन रेफर टू ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉल करता है तो वहाँ पर रिकर्सन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब कैसे यूज़ होता है रिकर्सन फंक्शन, हम कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में रिकर्सन फंक्शन को कैसे कैसे यूज करते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए जैसे मैंने आज यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट लिखी, उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने सबसे पहले DEF, देन यहाँ पर A नेम का फंक्शन बनाया और इसके बाद मैंने इस फंक्शन की ओपनिंग के अंदर ही यहाँ पर मैंने B नेम का एक फंक्शन और बनाया और इसे मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट के अंदर 2 फंक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, एक फंक्शन A आ रहा है, एक फंक्शन B आ रहा है। बट अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर ही B फंक्शन कॉल हो रहा है। इट मीन्स कि हमने क्या किया कि यहाँ पर A नेम का एक फंक्शन बनाया और B नाम का एक फंक्शन बनाया और B नेम के फंक्शन को अंदर A फंक्शन के अंदर ही कॉल करा दिया। इसी टाइप से इफ़ यू राइट ए फंक्शन डेफिनेशन दैट कॉल इटसेल्फ देन फंक्शन विल बी नोन एज अ रिकर्सिव फंक्शन, कि अगर हम किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। कि जैसे हम ये चाहें तो इस B को सेपरेटली भी कॉल कर सकते हैं, बट C को B को सेपरेटली कॉल किए बिना हमने इस B को A के अंदर ही कॉल करा दिया। तो जब भी A को एक्सेस करोगे, डिफाइन करोगे, तो इसमें B उसके अकॉर्डिंग कॉल होता रहेगा। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिफाइन करने के 2 वेज होते हैं कि जब किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो उसके 2 वेज होते हैं
पहला होता है कि आप फंक्शन को, रिकर्सिव फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा होता है उसे हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के, फंक्शन को एक्सेस करने के 2 वेज होते हैं, डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। तो इस केस में डायरेक्ट रिकर्सन, एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो डायरेक्ट रिकर्सन का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने DEF कीवर्ड का यूज करके सबसे पहले ए नेम का फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को बनाने के बाद हमने इसी फंक्शन के अंदर ए नेम का फंक्शन और बना दिया। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आ रही है, कि स्टेटमेंट ये आ रही है, और इसी स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ पर DEF कीवर्ड लिखा, यहाँ पर हमने फंक्शन ए बनाया, और इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करते समय यहाँ पर बी को एक्सेस किया, और दोबारा हमने यहाँ पर DEF लिखा, यहाँ पर हमने बी को लिखा, और बी के अंदर ही हमने ए को कॉल कर दिया। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी जा रही है, इनमें 2 केसेस चल रहे हैं। इन 2 केसेस में पहला केस ये चलता है कि रिकर्सन फंक्शन मतलब हो गया कि जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जब कोई भी फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है या किसी और फंक्शन को भी अपने साथ में यूज़ में ले सकता है, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिकर्सिव स्टेटमेंट, और उसे हम कहते हैं रिकर्सन फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के, रिकर्सन फंक्शन को एक्सेस करने के 2 वेज होते हैं, जिनमें पहला वे होता है डायरेक्ट रिकर्सन, दूसरा होता है इनडायरेक्टली। एक होता है डायरेक्टली कॉलिंग करना और एक होता है इनडायरेक्टली कॉल करना। डायरेक्टली कॉल का मतलब ये हो गया कि जैसे आज यहाँ पर DEF डेफिनेशन कीवर्ड के थ्रू मैंने सबसे पहले ए नाम का फंक्शन बनाया, और इसी फंक्शन के अंदर मैंने ए को वापस से कॉल कर दिया। तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन, और ये जो लाइन आ रही है इसे फंक्शन की कॉलिंग कहते हैं, कि ये लाइन हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई और ये लाइन हमारी फंक्शन की कॉलिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते समय हमने यहाँ पर ए नेम के फंक्शन को ही कॉल करा दिया, मतलब खुद के फंक्शन को ही कॉल करा दिया। तो ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, वापस यहाँ आएगा, वापस यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा। इट मीन्स कि ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट रिकर्सन, कि हम जब एक फंक्शन को खुद ही कॉल कर रहे हैं या अपने ही फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिकर्सन, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर हम इसे इनडायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन कीवर्ड का यूज़ करते हुए नाम का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर बी नेम के फंक्शन को कॉल कराया। देन मैंने नीचे एक फंक्शन और बनाया बी नेम से, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ए को कॉल कराया। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को बी को कॉल करेंगे, तो वो इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, और ये फंक्शन किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर जब फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा या कॉल किया जाएगा, तो कॉल करते समय चेंजेस ये आ रहा है कि यहाँ पर ए नेम के फंक्शन को हमने डिफाइन तो यहाँ पे किया है, बट कॉल कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। हमने बी नेम के फंक्शन को डिफाइन तो यहाँ पे किया, बट कॉल कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो इस वाले केस में हमारे 2 सेपरेट फंक्शंस हो रहे हैं। तो एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा पहले वाले को कॉल कर रहा है। तो वापस हम जा रहा हूँ कि वापस ध्यान से देखना कि इस केस में, फर्स्ट केस में, रिकर्सन केस में